नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं एक बिहारी को। वही बिहारी जिसे आप दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में या भारत के किसी भी जगह पर बेसिकली कोई कुछ स्टूपिड काम करता है, किसी को आपको गाली देने की इच्छा होती है तो आप, या रिक्शा वाला है, कोई कोई भी डाउन ट्रोडन आदमी है तो आप जो संबोधन का इस्तेमाल करते हैं, मैं वही बिहारी हूँ। और मैं इसका कुछ कर नहीं सकता, न ही मैं आपको किसी नीची निगाह से देखता हूँ या आपको दोष देता हूँ, क्योंकि ये हमारा ही किया धरा हुआ है। हमारे नाम को एक व्यक्ति आता है जिसका जन्मदिन है, लालू प्रसाद यादव। उसने सिर्फ घोटाले नहीं किए, उसने एक पहचान को कलुषित कर दिया, उसने एक पहचान को कीचड़ में डुबा दिया और उसने उस पहचान को कीचड़ में डुबाया जिसकी पहचान के साथ जब हम गौरव करता है कोई बिहारी तो वो आपको खींच के ले आएगा कि देखो हम चाणक्य के समय से थे, अशोक हुए हमारे यहाँ, चंद्रगुप्त हुए हमारे यहाँ, पतंजलि और तमाम आप जितने नाम लेंगे, बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह। धर्म से लेना है आपको, राजनीति से लेनी, मतलब पहला जनपद का कॉन्सेप्ट जो होता है, प्रजातंत्र हमने मतलब बिहारियों ने दिया, इस तरह की बातें होती हैं। और बावजूद उसके बिहारी एक गाली बन गई। और इस परंपरा को, 2000 साल की परंपरा को धूमिल करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी कोई मंशा ऐसी नहीं है कि मैं आपसे सहानुभूति चाह रहा हूँ, नहीं, सहानुभूति नहीं चाहता मैं जिस स्थिति में मेरा जन्म हुआ, जिस स्थिति में मैं पला बढ़ा हूँ और जहाँ तक पहुँचा हूँ कि आज मैं एक फ़ोन के सामने एक वीडियो बना रहा हूँ और हज़ारों लोग या लाखों लोग मुझे देखते और सुनते हैं, तो उसके पीछे सहानुभूति का हाथ नहीं है, उसके पीछे सिर्फ मेरे माता पिता की जिजीविषा है और कुछ नहीं। उनकी इच्छा शक्ति है कि उस दौर में भी, जब मैं उस दौर को याद करता हूँ तो अब मुझे हंसी आती है, चेहरे पे मुस्कान आता है कि मैं ज़िंदा कैसे बच गया। तो उस दौर से पल के बढ़ के अगर मैं इस लायक हो पाया हूँ कि आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुनते हैं, आप मेरी बातों का ध्यान रखते हैं, आप उनमें कुछ अर्थ ढूंढ पाते हैं, मीनिंग ढूंढते हैं। कई बार आप जब कहीं फंसे होते हैं तो भी आप जो है एक वहाँ पे आपको एक मानसिक कह सकते हैं कि सांत्वना मिलती होगी मेरे जैसों को देख के कि ऐसे लोग भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो उसमें लालू जी का या बिहार का कोई हाथ नहीं। और उस दौर से अगर मैं, उस घुटन वाले दौर से, उस वायलेंस के दौर से अगर मैं बच के आ गया हूँ, दैट मीन्स कि हमने अपनी लाइफ में कुछ मेहनत की है, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है। 4-5 साल की उम्र से बाहर क्यों बाहर हो? कौन माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चे को अपनी इच्छा से 5 साल की उम्र में कहेगी कि हाँ तुम बाहर ही चले जाओ? ये तो खैर भावनात्मक बातें हैं जो आप कहेंगे कि ठीक है, एक रेजीम उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है इस तरह के आउटफ्लक्स के लिए बाहर निकालने के लिए। मैं आपको अपने दौर की कुछ कहानियाँ सुनाना चाहूँगा, लालू जी के दौर की, जो मसीहा आदि जैसे शब्दों से संबोधित होते हैं आजकल। वायलेंस 2-3 तरह की होती थी। रंगबाजों का दौर हुआ करता था जब मैं बच्चा था, और जहाँ मेरा स्कूल था बेगूसराय में, 5वीं में मैं शायद होऊंगा, वहाँ बगल के एक मुझे याद है, बहुत विविडली याद है कि कैसे किसी डॉक्टर का मकान था और वहाँ पे कुछ बाइकर्स आए थे, गन्स के साथ आए थे। और शाम में हम लोग जब खेलने गए, रात में आवाज़ें आई बहुत ज़्यादा, और शाम में जब हम खेलने गए तो देखा कि आपने फिल्मों में देखा होगा, इराक उराक वाला फिल्म आप देखते होंगे, तो उसमें कि गोलियां दीवारों में धंसी होती है और रंग उतर जाता है, प्लास्टर उतर जाता है, और बालू और ईंट जो है, लाल रंग का ईंट, सफ़ेद रंग का बालू और सीमेंट का मिक्सचर जो है, सूखा हुआ ऑब्वियसली, वो देखता है। पूरा घर गोलियों से छलनी था। समझ में नहीं आता था उस वक्त, लेकिन हाँ, बिहारी थे तो इतना पता था कि, और बेगूसराय के थे जहाँ क्राइम अपने चरम पे था, तो पता था कि हाँ ये गोली चली है। और
ये चीज़ें इतनी आम हो गई थी कि डर नहीं लगता था, हमें लगा चाहिए नॉर्मल है भाई, गोली चला दिया कोई। और आज के दौर में जहाँ स्कूलों में शिक्षक अगर बच्चों को मारते हैं छड़ियों से, तब जिस तरह का विवाद होता है और जिस तरह से उन घटनाओं को एक नेशनल मीडिया में इम्पोर्टेंस देके कवरेज मिलती है। आप सोचिए कि हम उस दौर में थे जहाँ मेरे स्कूल के जस्ट पीछे एक सिर्फ गली होगी 1 मीटर की, उसके बाद वो घर था, गोली चला तरतरा के एकदम गर्दा उड़ा के चला गया। एक और इंस्टेंस याद आता है जो मेरा दोस्त चंदन बताता है। बेगूसराय में एक कालिस्तान चौक है और वहाँ से डाक बंगला रोड है, एक लंबी चौड़ी सड़क है। कालिस्तान चौक बहुत ही भीड़ भरा इलाका है। वहाँ पे वो बताता है कि आपने ऐसे स्टंट फिल्मों में देखे होंगे और शायद पता नहीं कि हमारे बेगूसराय से उसका जो है फिल्मों में रूपांतरण, नाटकीय रूपांतरण हुआ होगा। एक बाइक पे आदमी है, एक बाइक चला रहा है ऐसे करके, पीछे आदमी जो है दोनों हाथों में ऑटोमेटिक वेपन्स, राइफल जो फायर करता है, लगातार राउंड्स फायर करता है, वो रख के धर 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 मारते हुए निकलता है। गैंगवार हो रहा था छोटा सा, और उसमें हमने वो दौर देखा है और हमें नॉर्मल लगता था। अपहरण का दौर था। अपहरण के बारे में आपने फिल्म भी देखी होगी। इसी पे मुझे याद आता है एक वाक़या बचपन का। जब मैं सैनिक स्कूल में था, वहाँ 2 महीने की छुट्टी मिलती थी गर्मियों की। वहाँ से जब झुमरी तिलैया से झारखंड से जब बेगूसराय अपने गांव जाता था, तो वहाँ पापा कहते थे कि बाहर मत निकला करो, घर में रहो। आप सोचिए कि बच्चा है 10, 11, 12 साल का और छुट्टी में आया है, तो घूमने के लिए आया है, तो बाहर क्यों नहीं जाएंगे। तो पता चलता उस टाइम हम हर दिन अखबारों में पढ़ते थे, उसके बेटे को उठा लिया, उसके बेटे को चुरा लिया, उसकी लाश मिली किसी बच्चे की। इस तरह से पापा कहते थे वो किडनैप कर लेगा। हम पूछते हैं किडनैप करेगा, आपके पास है क्या, आप दोगे क्या? मतलब गरीब आदमी, आपके पास घर भी अपना नहीं है जो आपके पिताजी ने बनाया था, जिसके बाहर में प्लास्टर तक नहीं हो पाया, ईंट का और मिट्टी के ऊपर जोड़ा हुआ घर, तो आप दोगे क्या? अगर मतलब अंततः मुझे मार ही देंगे वो लोग अगर आप कुछ नहीं दे पाओगे। तो फिर वही उस समय तो किशोरावस्था एक तरह से आप कह लीजिए कि थी, और पिताजी से इस तरह के डिबेट्स कर लेता था कि आप दोगे क्या, मार ही देगा। और मुझे ये समझ में नहीं आता था शायद कि बाप के लिए एक बेटा जो है या लड़का या लड़की जो है अपने घर की कितना ज़्यादा वैल्यू होता है उनका। ये बाद में समझ में आता था। अब उस दौर को जब देखता हूँ, मेरा नाम आपने कभी गौर किया है, मेरा नाम अजीत भारती क्यों है? या बिहारियों के नाम के पीछे कुमार, रोशन, राज, रंजन, ये क्यों लगा होता है? ये किसी भी कास्ट बेस्ड टाइटल नहीं है। खैर मैं उसका समर्थन भी नहीं करता कास्ट बेस्ड टाइटल, लेकिन वही है कि अब इस तरह से चल गया आइडेंटिफिकेशन का। अब महाभारत और रामायण का तो दौर है नहीं कि जहाँ पे सिंगल नाम हुआ करते, तो उसमें कास्ट था ही नहीं। जो अपने माता पिता के नाम से देवकी नंदन कृष्ण, कुंती पुत्र भीम हो गया, इस तरह के माद्री नंदन या इस तरह के नाम हुआ करते थे, तो वो तो अब है नहीं। अब नाम में अब जिसने भी ये मिक्सिंग की है उसके कारण नाम और उपनाम दोनों होते हैं, सरनेम होते हैं। तो मेरे नाम में भारती क्यों है? मेरे पिता का नाम कुछ अलग क्यों है? उसका एक कारण है। लालू के दौर में डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस्ड इतना ज़्यादा हो गया था, और ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन था कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में या परीक्षाओं में अपना नाम जब आप लिखते हैं जिसके टाइटल में सिंह, ठाकुर, झा, मिश्रा इस तरह की चीज़ें हो, तो आपके साथ जो है ये चांसेस है कि आपका टीचर, जो कि उस दौर में बहुत ज़्यादा हो गया था, अगर दूसरे कास्ट का है तो उस समय की संवेदनाओं के हिसाब से वो आपको फेल कर देगा। ये हो रहा था, और तब शिक्षकों ने ये एक नया तरीका निकाला कि टाइटल को हटा ही दो, कास्ट को उससे हटा ही दो, और सब के नाम में रैंडम कुमार लिखना चालू कर दो, इस तरह की चीज़। और ये मुझे लगता है कि शायद 80 के दशक से जो है चालू हो गया था। उसमें लालू के डिस्क्रिमिनेशन का भी हाथ था, और दूसरा भी शायद इसका एक और पर्पस था कि जो नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो शायद जननायक जो हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उन्होंने भी इस तरह का आह्वान किया हो, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन
हमारे लिए तो यही था कि हमें टीचर बताते थे कि बोर्ड वोर्ड में जो है दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इस तरह के नाम जो है रखो जिससे कि आइडेंटिफिकेशन ना हो पाए किसी भी कारण से। खैर बाद में तो पैटर्न बदला, नाम ऐसे भी पता नहीं चलता है। नॉर्मल परीक्षाओं की बात कर रहा हूँ मैं, सरकारी स्कूल में आप थे तो उसमें नाम ये सब पता चल ही जाता है। उस घोटाला जो है लालू के राज में बस एक हिस्सा है जिसके बारे में आप जानते हैं, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो अंग्रेजी में कहते हैं। लालू ने जितना डैमेज किया है मतलब अनफेदमेबल है, उसको कोई आंक नहीं सकता, उसको कोई नाप नहीं सकता। मैं मतलब आपको क्या बताऊं, अब किसी की पहचान ही जब आप पूरी तरह से डिमिनिश कर दोगे। और मैंने आपको नाम गिनाए कि बिहार किस कारण से जाना जाता था। बिहार अभी भी कई अच्छे कारण हैं जिसके कारण जाना जा सकता है, लेकिन बिहारी शब्द जो है वो गाली बनकर रह गया। और उस आइडेंटिटी को एक अब्यूज़ में कन्वर्ट करने का मतलब 2000 साल की परंपरा को 15 साल के लालू राज ने जो है धूमिल कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि बिहारी अगर गाली है और जब हम रियलाइज़ करते हैं कि लालू ने ये सब किया है तो फिर हमने लालू को दोबारा सत्ता कैसे दे दी। तो इसमें ठीक है, हम खुद ही जिम्मेदार हैं इसके लिए फिर अब दोबारा लालू को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 साल पहले लालू को हमने इतनी सीटें दे दी। तो इसका मतलब है ना कि अभी भी बिहारियों को समझ में नहीं आया। आप जाके देख लें पटना की क्या स्थिति है। अभी भी जो करंट गवर्नमेंट है भाजपा और जदयू की, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। लालू ने जितने पे छोड़ा था उसके बाद कुछ केंद्र की नीतियों के कारण जो है पहले कार्यकाल में नीतीश के कुछ काम हुआ और उसके बाद से बर्बादी ही है। वो एकदम नेक टू नेक कंपटीशन दे रहा है लालू के जंगल राज को, वही हो रहा है। पत्रकारों की हत्या हो रही है। और जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरा पिछला वीडियो वायरल हो गया था, तब भी मुझे कुछ लोगों ने उधर से धमकियाँ दी थी बिहार में। तो हो सकता है अभी ये भी वायरल हो या लोगों तक पहुँचे और फिर जो है कुछ हो उधर। लेकिन वही है कि कितनी चीज़ों को आप आंकते रहेंगे, फिर जीना तो नहीं छोड़ देंगे ना। इसी तरह से हमले झेलना या इसी तरह के अटैक झेलना अगर लिखा हुआ और ठीक है, प्रारब्ध को मैं स्वीकारता हूँ। लेकिन वही है कि जो बिहारी रोते हैं, हर दिन रोते हैं कि सड़क नहीं है ये, तो तुम वोट किसको देते हो? वोट किसको देते? या तुम अपने लेवल पे भी मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम अपने इलाके के सांसद किसको बना रहे हो, तुम नेता किसको चुन रहे हो, तुम विधायक किसको बना रहे हो, मुखिया किसको बना रहे हो, तो उस पर भी ध्यान दो। हर संस्था को लालू ने जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। आप उसे चारा चोर कह लें या बाकी तमाम तरह के घोटाले उसने किए थे। जितनी संस्थाएं थे, जुडिशरी से लेके पुलिसिंग सिस्टम हो गया, सरकारी जितने मतलब एजुकेशन, तो एजुकेशन को पर्पसफुली बर्बाद किया लालू ने। वर्ल्ड बैंक तक से मुझे याद है कि लालू के दौर में ग्रांट्स आते थे, फंड्स आते थे और वो अनयूटिलाइज्ड लौट जाते थे। उसका कोई तरीका नहीं था उसको खर्च करने का। आप सोचिए कि जिस बिहार के किसी भी ज़िले में एक ढंग का स्कूल नहीं, ज़िले के किसी भी गांव में हर स्कूल जो पहले अगर मान लीजिए कांग्रेस के रूल में बना हो और उसके बाद वो ढह गया हो, टूट गया हो, छप्पर से पानी गिर रहा हो, फर्श नहीं हो, बेंच नहीं हो। मुझे याद है मेरे गांव में पहली से शायद चौथी पाँचवीं तक बेंच का सिस्टम नहीं होता था। सीनियर क्लास में छठी सातवीं में जाते थे तब बेंच होता था, नीचे में अपना बोरा लेके जाते थे, उस पर बैठते थे, ये सिस्टम था। खैर ठीक है, पैसा उस वक्त नहीं रहा होगा, लेकिन जब पैसा दे रहा हो कोई, उसके बावजूद जो है उसमें कोई परिवर्तन करने की कोशिश ही तुम नहीं कर रहे हो, इसका मतलब बताता है कि इंटेंट जो शायद था तुम्हारा वो मर चुका था। एजुकेशन को एक और कारण है कि क्यों अनएजुकेटेड या अशिक्षित रखा गया लोगों को, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही था कि अगर शिक्षित कर दोगे तो आदमी सोचने लगेगा, शिक्षित करोगे, स्कूल बना दोगे, पढ़ने लगेगा, उसको एक्सपोजर अगर मिलने लगेगा तो वो तुम्हें फिर नहीं चुनेगा। तुम चाहते हो कि गरीब गरीब ही रहे, जो अशिक्षित है अशिक्षित ही रहे, ताकि हम उसको जो पाठ
चरवाहा विद्यालय, वहाँ आदमी भैंस पे बैठ के और गांजा पी के मस्त रहता था, ये हालत हुई थी चरवाहा। आप सोचिए कि मुझे चरवाहा शब्द से आपत्ति नहीं है, मेरे पिता भी वही, वो भी गाय चराते हैं और अपना पालन पोषण करते थे परिवार का, उससे शब्द से आपत्ति नहीं है। आप कोई होप, आशा की किरण आप जगाना चाहते हैं, आप राज्य में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, तो उसको आप इतना ऐसा नाम, चरवाहा और विद्यालय दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब शिक्षा के स्पेक्ट्रम पे देखा जाए, शिक्षित आदमी या जो शिक्षा पा के कुछ करना चाहता है वो चरवाहा बनना नहीं चाहता होगा। किसके नाम पे ये विद्यालय था? इस तरह की जहाँ सोच हो कि शायद चरवाहे को चरवाहे ही बनाए रखना है और उन विद्यालयों का क्या हो वो जाके आप पता कर लीजिए। सारे इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज़ किया। अपनी बेटे या बेटे की शादी में शोरूम से कैसे नई गाड़ियाँ निकलवाई थी वो भी आप लोगों को याद होगा। तमाम तरह के किस्से हैं जो कोई भी बिहारी आपको मेरी उम्र का 30, 32, 35 का मिलेगा, वो बता देगा कि उसका बचपन किस तरह से गुजरा था। मैंने ट्वीट में भी लिखा कि मैं भगोड़ा बन गया हूँ। साल में 10 दिन 20 दिन मैक्सिमम बिहार में रहता हूँ, छुट्टी पे जाता हूँ। हो सकता है कि ये संख्या आगे बढ़े, थोड़ा ज़्यादा दिन बिताऊं, लेकिन वो संभव होता दिखता नहीं है। भागने पे मजबूर किया गया मुझे और मेरी जनरेशन के सारे बच्चों को। यूपी में आप देख लीजिए, शिक्षा के केंद्र है ना, लोग कानपुर जाके पढ़ते हैं, इलाहाबाद जाके पढ़ते हैं, लखनऊ में पढ़ते हैं। बिहार में ऐसा कुछ नहीं था। बिहार में स्कूलिंग करो और उसके बाद फिर अनडिसाइसिव हो जाओ कि कहाँ जाओगे। कॉलेज में रंगबाजी होती थी। पटना कॉलेज जो 100 साल शायद पुराना है, यूनिवर्सिटी जो है बहुत अच्छे से बनी थी, वहाँ पे क्या चल रहा था, वहाँ पे क्या चलता है, आप जाके पता कर लीजिए। पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा है कि उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनने दे रहे हैं। इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं कि मैं चाहकर भी, लोग कहते हैं कि आप जो इतना ज्ञान दे रहे हैं, ये वीडियो आप बना रहे हैं, आप क्यों नहीं जाते वहाँ चेंज करने के लिए? चेंज एक घर को करना होता है तो एक व्यक्ति कर देगा। मुझे मेरे घर में, घर के लेवल पे अगर कुछ बदलाव करने होते तो मैं कर चुका होता, मैंने किया है अपने लेवल पे। गांव के लेवल तक भी, आप छोटा गांव है तो आप लोगों को समझा के प्रेरणा दे सकते हैं, वो भी करने की कोशिश की और उसमें मैं फेल कर गया, क्योंकि ग्रामीण राजनीति इतनी प्रबल होती है कि नहीं कर सकते। तो मैं राज्य को कैसे चेंज कर दूंगा जहां एक पूरा तंत्र इस फिराक में लगा हुआ है कि नहीं, कुछ नहीं बदलना चाहिए। तुम पढ़ाने आए हो, क्यों पढ़ाने आए हो? आप कुछ बढ़िया काम करना चाहें तो आपसे शायद रंगबाजी टैक्स लिया जाएगा। उस तरह का माहौल नहीं है कि हम चाह के, और ये काम मेरा नहीं है एज एन इंडिविजुअल, ये काम सरकारों का होता है, ये गवर्नमेंट का काम है कि तुम एक माहौल बनाओ जहाँ पे आदमी अगर एंटरप्रेन्योर है। मतलब बिहार की धरती इतनी उपजाऊ है, बिहार में 70 के दशक में औद्योगिक राजधानी बेगूसराय को बनाया गया, उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ लगे, लेबर फोर्स की कमी नहीं, लेबर ही तो है बिहार में, दुर्भाग्य से ही सही, लेकिन लेबर ही तो है बिहार में। उसको क्यों मतलब यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है? तुमने कहाँ बुलाया इंडस्ट्रीज को? जो था उसको भी धीरे धीरे करके लालू के दौर से शुरू होता है और नीतीश के दौर तक आते आते ख़त्म कर दिया, कुछ नहीं बचा। केंद्र सरकार कुछ योजनाएं ले आई हैं जो रिवाइव करना चाह रहे हैं, रिफाइनरी है या थर्मल पावर स्टेशन है या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। उसके अलावा लघु उद्योगों का क्या? बीच में बात चल जाता है, मिथिला पेंटिंग होगा, मिथिला पेंटिंग ये कर देंगे, मखान जो है सुपर फूड है, सहजन बेचेंगे, और इस तरह की बातें होती हैं, फर्जी बातें। एक एयरपोर्ट तो दूसरा बन नहीं पाया। पटना का एयर स्ट्रिप इतना छोटा है कि वहाँ मोस्ट एक्सपीरियंस पायलट को भेजा जाता है, क्योंकि लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। प्राइवेट एयरपोर्ट मतलब कुछ धनाढ़ियों के लिए बना था उस तरह का एयरपोर्ट, उसके बाद जो है उसको सरकारी बना दिया गया, या जो भी मतलब जब से ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा है तो उसके बाद से उसको अलाउ कर दिया गया इस टाइप से। दरभंगा में एक एयरपोर्ट नहीं बन पा रहा है। हर साल आप
किसी की फ़ोटो देखते हो, कोई सांसद उसका क्रेडिट लेना चाहता है, कोई नेता लेना चाहता है। हुआ कुछ नहीं। कुल मिलाकर बिहारियों को पागल बनाया जा रहा है। और आप जानते हैं मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल करना चाह रहा था। और इसकी जड़ में मतलब लालू को देखकर घृणा छोड़कर और कोई भाव आता नहीं है। मैंने ट्वीट में भी लिखा कि नहीं, इस आदमी को मृत्यु तो आनी ही नहीं चाहिए, इसको तो सिसिफस या प्रोमेथियस टाइप का जो अनंत काल के लिए दुख झेलते रहना चाहिए। प्रोमेथियस का एक ग्रीक मैथोलॉजी में प्रोमेथियस का फिगर है कि उसने शायद आग चुराकर देवताओं से लोगों को, आदमियों को, व्यक्तियों को दे दी थी, और उसे फिर सज़ा मिली कि तुम्हें पर्वत के एक शिखर पे टांग दिया जाएगा और तुम्हारा लीवर जो है दिन भर एक गिद्ध या चिड़िया जो भी होता है वो आके खोदता रहेगा, जिससे तुमको बहुत पेन होगा और खा जाएगा तुम्हारा पूरा लीवर, और रात भर में वो दोबारा जो ग्रो बैक कर जाएगा। इस टाइप का अगर कोई सज़ा हो, इस टाइप की सज़ा हो कि ऐसे दुष्टों का, ऐसे मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं। और मैंने जैसा कि बताया कि घृणा छोड़कर और कोई भाव उपजता नहीं है। इसका या इसके पूरे परिवार को, अब राबरी ने ट्वीट किया था, वो पत्तलकार बोल रही थी पसीने छुड़ा दूंगी, इस तरह की बातें। और मुझे पता है कि ये ट्वीट भी कोई अपर कास्ट का ही आदमी कर रहा होगा उसके लिए। ये पता है जिन ब्राह्मणों को, जिन राजपूतों को, जिन जिन ठाकुरों को, लालाओं को ये लोग हेट करते हैं, इनके सारे काम वही लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो है कोई जातीय अस्मिता के नाम पे जो है अपने ही लोगों को पढ़ाया हो, नहीं, अपने भी लोगों को इन्होंने कोई कुछ नहीं पढ़ाया। अपने लोगों को ये लोग उसी स्तर पे रखना चाहते हैं ताकि इनकी चाटुकारिता करते रहें। इनके लिए लाठी डंडा लेके लाठी रैली, तेल पिलावन रैली और महारेला, इस तरह की चीज़ें जो लालू के दौर में हुआ करती थी वही होता रहे। इनका पूरा कंसर्न बस उतना ही है। तेजू है, दोनों भाई जो है, आप देखते हैं किस तरह की विचित्र बातें करता रहता है। लालू को मसीहा, किस चीज़ का मसीहा, मतलब अनंत सिंह के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए यहाँ पे कि का मसीहा है वो। काहे का मसीहा भाई? मसीहा शब्द का मतलब जानते हो? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय ये कहाँ से होता है कि समाज के एक हिस्से को तुमने वोकल होकर बोला कि भूरा बाल साफ करो, बुमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला साफ करो, एनाहिलेट देम। पुलिस स्टेशनों में इनके खिलाफ जबरन कंप्लेंट्स लिखी जाती थी। और दूसरे कास्ट का, आप याद कीजिए रणवीर सेना का दौर, एमसीसी का दौर, 1 किलोमीटर दूर चौकी हर 24 लोगों की हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो भूमिहार है। मैंने वो दौर देखा है, मैंने वो दौर सुना है जब घर के लोग छतों पर गोली बंदूक लेके बैठे रहते थे, कहीं नक्सली जो है, कम्युनिस्ट जो है, समाजवादी लोग जो है कहीं उधर से आए ना, हमला न कर दें, गांव के गांव को जला न दें। 1 किलोमीटर दूर पुलिस चौकी से कोई मदद करने नहीं आता था। मैंने वो दौर देखा था। इसलिए जब जब इस आदमी का जन्मदिन देखता हूँ, सामाजिक न्याय का मसीहा, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते देखता हूँ, तो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल कंपल्शन है किसी का। रवीश कुमार जैसे लोग, मतलब आश्चर्य होता है कि तुम यार पढ़े लिखे आदमी हो, बैल नहीं हो, ठीक ठाक मतलब पढ़े लिखे आदमी हो, तुम लालू को पॉजिटिव कैसे कह सकते हो भाई? उसमें एक उसका रोआ तक सकारात्मक नहीं है। उस व्यक्ति के समर्थन में कोई कैसे मतलब आ सकता है, सिवाय इसके कि तुम्हें किसी दूसरे व्यक्ति से इतनी ज़्यादा घृणा है कि तुम उसके अगेंस्ट कुछ खड़ा करना चाह रहे हो, लॉबी है या तुमको पैसे मिलते हैं या जो भी है, तुम बिक चुके हो। ऐसे लोग जो लालू का समर्थन करते हैं, वो ना बिके हों, जिन्होंने अपनी आत्माएं गिरवी ना रखी हो लूसीफर जैसे शैतानों के पास, उसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन जो है दिखता ही नहीं है कि कोई आदमी लालू का सपोर्ट कैसे कर सकता है भाई, फॉर गॉड से। मेरी आशा यही है कि यह आदमी मरे नहीं। मैं इसे मरा हुआ देखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इसकी तस्वीरें जो इसका बेटा शेयर कर रहा है ना, कि हॉस्पिटल में ये
व्हील चेयर में बंधा हुआ है और उससे जो गले मिल रहा है। मैं चाहता हूँ ऐसी ही तस्वीरें शेयर होती रहे। ये आदमी देखे और कर्म का फल जो है भुगते। मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूँ, श्राप तो उसे सारे पूरे बिहार की धरती का लगेगा। मैं चाहता हूँ ये क्योंकि जेल जाना पॉलिटिकल चीज़ हो गई है। जेल में आप जाते हैं तो भी 5 स्टार सुविधाएं आपको मिल, लेकिन शारीरिक व्याधियों से कैसे मुक्ति मिलेगी? वो तो डॉक्टर ही तुम्हें मुक्ति दिलाएगा, या तुम्हारे अंग जो है अगर उतने हील करने योग्य हैं। मैं चाहता हूँ, सारे डॉक्टरों से मेरी विनती है, जो भी श्री लालू प्रसाद यादव जी का उपचार कर रहे हैं, कि आप इन्हें जीवित रखिए, आप इन्हें हर तरह की दवाइयाँ देते रहिए ताकि ये व्यक्ति ज़िंदा रहे और उतना ज़िंदा रहे कि देख सके कि बिहार में हो क्या रहा है। और फिर जो है वो इतना देखेगा, इसी में उसका काम जो है हो जाएगा। वो देख के ही, और अपने जिस परिवार के लिए उसने जो किया था, जो इसके बेटे हैं, एक 9वीं फेल है और एक पता नहीं कभी स्कूल गया है अभी कि नहीं। खैर, स्कूल जाना कोई राजनीति में मतलब होने का ये नहीं है। राबड़ी देवी जी को ही देख लीजिए, तो वो देखे कि उसने जो पौधे रोपे थे, उसने जो भैंस जो है स्कूटर पे ढोए थे, उसका प्रतिफल क्या हो रहा है, प्रारब्ध ने उसके लिए क्या रखा हुआ है। इसके लिए सम्माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जीवित रहना जो है अत्यंत आवश्यक है। भगवान उन्हें लंबी आयु दे, 120 साल तक लालू यादव जी जिए, और वो इसी तरह उनके पुत्र जो है उनकी तस्वीरें जो है शेयर करते रहें, और उन पे डॉक्टर जो है पूरा ध्यान दें और उन्हें हर तरह से कोशिश करें कि उनको वो दीर्घायु। मेरी यही कामना है एक बिहारी होने के नाते। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।